हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा अपराध की परिभाषा और प्रज्ञा अपराध में क्या क्या रीज़न होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से प्रज्ञा अपराध उत्पन्न होता है, वो देखेंगे। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के शारीर स्थान के अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है कथिता पुरुषीय शारीर अध्याय, उसमें वर्णित है। तो सबसे पहले प्रज्ञा अपराध की परिभाषा देखते हैं। उसका श्लोक देखते हैं। धी धति स्मृति बिभ्रष्टा कर्म यत् कुरेते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। सबसे पहले हम इसका स्प्लिट करते हैं, इसको प्रज्ञा अपराध को। प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि, अपराध मतलब होता है बुरा कर्म, तो बुद्धि से बुरा कर्म करना। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। धी मतलब होता है बुद्धि, धति मतलब होता है धारण शक्ति, स्मृति मतलब होता है मेमोरी। इनका विभ्रष्ट हो जाना मतलब इनका फंक्शन सही से नहीं होना, विभ्रम हो जाना। बुद्धि का भी विभ्रम हो जाना, धारण शक्ति जो बॉडी में, जो माइंड में रिटेंशन पावर होती है, मतलब किसी चीज़ को सुनने के बाद उसको हम कितनी देर तक अपनी बॉडी में, अपनी माइंड में रिटेन कर सकते हैं, कितने टाइम तक उसको याद रख सकते हैं, वो होती है धति। और स्मृति होती है मेमोरी, उसको रिकॉल करना। तो इसका विभ्रम हो जाता है तब जब मनुष्य अशुभ कर्म करता है और शारीरिक एवं मानसिक दोषों को प्रकोपित करने वाले सर्वदोष प्रकोपणम, शारीरिक यानी कि वात पित्त कफ और मानसिक यानी कि रजतम, इनको प्रकोपित करने वाले उस कर्म को करने का जो कारण होता है उसे प्रज्ञापराध कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसकी हिंदी देख लेते हैं। धी धति और स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है तब सभी शारीरिक एवं मानसिक दोषों को प्रकोपित करने वाले उस कारण को प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। धी यानी कि बुद्धि की विभ्रंश हो गया, स्मृति विभ्रंश हो गया, धारण शक्ति का विभ्रंश हो गया। फिर जो अशुभ कर्म होता किया जाता है उससे सारे दोष जो होते हैं बॉडी के, मानसिक दोष, शारीरिक दोष, वो सारे प्रकोपित हो जाते हैं। और उसका जो कारण होता है जिससे वो प्रकोपित होते हैं, जो कर्म करने से जो प्रकोपित होते हैं दोष, उसको कहते हैं प्रज्ञा अपराध। ओके फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं उसके रीज़न क्या है। धी विभ्रम यानी कि बुद्धि का विभ्रंश। तो बुद्धि के विभ्रंश के क्या लक्षण होते हैं वो देखेंगे। तो इसका श्लोक देते हैं। विषम अभिनिवेशो यो नित्य अनित्य हिता हिते ज्ञेया सा बुद्धि विभ्रंशा समम बुद्धिर्हि पश्यति। तो विषम अभिनिवेशो, विषम कब होती है बुद्धि? जब नित्य अनित्य और हित अहित, इसका कर्म काल और अर्थ, जैसे एक टाइम है, नित्य टाइम है जो हमारे लिए, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हम उसके लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। अनित्य काम है यानी कि बुरा वक्त है। हितकारी है यानी कि अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए हितकर है, बहुत खुशी वाला है। और अहितकम है यानी कि दुख वाला है। तो इससे बुद्धि जो होती है वो विषम हो जाती है, यानी बुद्धि अपना जो वर्क करती है वो प्रॉपर नहीं करती है, तो उसे कहते हैं बुद्धि विभ्रंश। और बुद्धि सम होने के, सम अर्थात जो जैसा उसे वैसा ही देखती है। जब बुद्धि सम होती है यानी कि समम बुद्धि ही पश्यति, सम बुद्धि जो होती है वो जो जैसा होता है उसे वैसा ही देखती है। लेकिन विषम जो होती है वो अनित्य अनित्य, हितकारी अहितकारी, कर्म काल और अर्थ बुद्धि का विषम हो जाता है, तब वो विषम बुद्धि होती है, उसे बुद्धि विभ्रंश कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे धति भ्रंश। धति मतलब धारण शक्ति का भ्रंश, यानी कि जो चीज़ें हमने सीखी उसको हम माइंड में रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको माइंड में होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो धति भ्रंश का लक्षण क्या होता है? विषय प्रबलम सत्वम धति भ्रंशान्नम शक्यते नियंतु अहितम अर्थात धति हिर नियम आत्मिका। तो विषय वासना की ओर प्रवृत्त चित्त, विषय प्रबलम, विषय वासना की ओर, यानी कि मौज मस्ती या फिर अपनी प्रॉस्पेरिटी बनाने में या नेम फेम के बहुत ज़्यादा लालच में जो विषय वासना करता है, उसमें जो प्रवृत्त चित्त होता है, मन जो विषय वासना में लगा हुआ होता है, उसे धतिवंश हो जाता है और अहित अर्थों को रोका नहीं जा सकता। नियंतु अहितम अर्थ, अहित अर्थ से उसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको रोका नहीं जा सकता। जब मनुष्य विषय वासना में, यानी कि अपनी प्रॉस्पेरिटी की भूख में, अपनी नेम फेम की भूख में या किसी भी मेल फीमेल की भूख में जो वो विषय वासना में प्रवृत्त हो जाता है, तो मन को अहित अर्थों से रोका नहीं जा सकता। मतलब जो विषय अहित हैं बॉडी के लिए, मतलब अनफेवरेबल हैं, उनसे रोका नहीं जा सकता है, तो धति विभ्रंश हो जाता है। और धति ही मन को नियमित करने वाली होती है। धति ही नियम आत्मिका, जो मन को नियमित करती है वो धति ही होती है, धति ही मन को कंट्रोल करती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था धति भ्रंश। अब देखेंगे स्मृति भ्रंश का लक्षण।
स्मृति भ्रंश का क्या लक्षण है? तत्व ज्ञाने स्मृतस्य रजो मोह आवृत आत्मना, मन का रज और मोह से आवृत होना। रज होता है क्रोध अंश का, रज में क्रोध अंश होता है, इनकी एंग्रीनेस होती है, और मोह में होता है तम में होता है मोह अंश यानी कि अटैचमेंट वाला अंश। जब इनसे क्रोध से और अटैचमेंट से मन आवृत हो जाता है, मतलब मन उससे आवृत मतलब उस कवर कर लेता है मन को, रज और मोह, तो जो स्मृति भ्रंश होता है उससे क्या होता है? प्रज्ञा अपराध होता है। तो रज एवं मोह से आवृत है चित्त जिसका, ऐसे आत्मा वाले जिस पुरुष की तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान मतलब जो एकदम बेसिक नॉलेज है, जो ट्रुथ है, उसे वो स्मृति नहीं कर पाता है, उसका स्मरण नहीं कर पाता है, उसको याद नहीं कर पाता, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, उसे स्मृति भ्रंश कहा जाता है। क्योंकि यथार्थ स्मृति में स्मरण करने योग्य सभी वस्तुएं आश्रित हैं। क्योंकि जो यथार्थ स्मृति होती है, जो हमारी मेमोरी फीड होती है माइंड में, उसमें स्मरण करने योग्य सभी वस्तुएं आश्रित होती हैं। हर चीज़ को स्मरण करके हम चीज़ों को डिसीजन लेते हैं, अपना वर्क करते हैं, प्रॉपर फंक्शन करते हैं, एग्जाम देते हैं, सारे वर्क करते हैं स्मृति के बेसिस पे, जो हमारी बॉडी में, जो हमारे माइंड में स्मृति स्टोर होती है। तो इससे स्मृति भ्रंश होता है। किससे होता है? रज और मोह के आवृत होने से मन के और यथार्थ ज्ञान नष्ट हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है, इसलिए स्मृति भ्रंश होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने स्मृति भ्रंश देखा, धृति भ्रंश देखा, और उससे पहले बुद्धि भ्रंश देखा, और उससे पहले देखा था प्रज्ञा अपराध की परिभाषा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने धी, धति और स्मृति के विभ्रंश होता है, उससे प्रज्ञा अपराध होता है। फिर धी भ्रंश यानी कि बुद्धि का विभ्रंश देखा, धति विभ्रंश देखा, और स्मृति विभ्रंश देखा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था प्रज्ञा अपराध आचार्य चरक के अनुसार। इससे आगे आने वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक शारीर स्थान, निदान स्थान और विमान स्थान की पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।